नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शिवहरे। आप स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल यूट्यूबर्स क्लासेस में। मैं आपके लिए विद्युत धारा चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम, जो कि आज आपको बताने जा रहा हूं। आप उसको अच्छे से समझिएगा। ये आपके यूपी बोर्ड पेपर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसका एक न्यूमेरिकल मिल सकता है या आपको थ्योरी मिल सकती है, जो आपको पूरे के पूरे 2 या 4 नंबर दिला सकती है। तो शुरुआत करते हैं। तो जो ओम का नियम है, ओम का नियम पढ़ने से पहले हमको एक बात हमेशा नोट कर लेनी चाहिए कि जो ओम का नियम होता है वो हमेशा धात्विक धातुओं या जो मिश्र धातु होती हैं इन्हीं पर लागू होता है। अदर पे ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ये बात आप नोट रख के रखिएगा कि जो ओम का नियम है वो धात्विक धातुओं या मिश्र धातु पर ही लागू होता है। तो ओम का नियम क्या होता है? तो ओम का नियम होता है उसके अनुसार यदि किसी चालक की, यदि हमारा कोई चालक मान लीजिए ले लिया, यदि उसकी चालक की भौतिक अवस्थाएं, अब भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? तो भौतिक अवस्थाएं हमारी जैसे ताप, उसकी चालक की लंबाई या उस चालक का जो क्षेत्रफल होगा, ये 3 चीजें। मतलब उस चालक की जो ताप है, उस चालक की जो लंबाई है या उस चालक का जो क्षेत्रफल है, अगर हम इनका परिवर्तन ना करें, यदि हम उस चालक के ताप, लंबाई और क्षेत्रफल इन तीनों में परिवर्तन ना करें, तो चालक में बहने वाली धारा हमारी क्या होती है? आई। तो चालक में जो बहने वाली धारा होती है वो उस चालक के जो सिरों पर हम विभवांतर लगाते हैं, उन विभवांतर के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती जो उसका वोल्ट होता है, विभवांतर V, जो उन चालकों पर हम विभवांतर लगाते हैं V, तो वो बहने वाली धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे हम V अनुक्रमानुपाती I होता है, या इसे हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि किसी चालक में बहने वाली धारा, किसी चालक में बहने वाली धारा तथा उसका जो विभवांतर होता है, उसका जो मान होता है, वो एक नियत होता है। नियत कैसे होता है? मतलब उस चालक में बहने वाली धारा हमारी हो गई I, और उस चालक के सिरों पे हमने लगाया था विभवांतर, इनका मान क्या होता है? नियत होता है। मतलब V बराबर I R। R हमारा क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं प्रतिरोध के बारे में, हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, सब कुछ बताया था। आप अगर प्रतिरोध जानना चाहते हो उस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। V बराबर I R, ये हमारा क्या होता है? ओम का नियम। ओम का नियम होता है। तो हमने सरल भाषा में बताया कि किसी चालक है, उसमें उसकी अगर भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्थाएं अभी आपको बताएं कि ताप, लंबाई या उसका क्षेत्रफल, इसमें अगर परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा और चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर एक का मान नियत होता है। V बराबर I R, ये होता है ओम का नियम। ओम का नियम कहाँ लागू होता है? तो ओम का नियम सिर्फ धात्विक धातुओं या मिश्र धातुओं पर ही लागू। ओम के नियम में अभी आपने पढ़ा V बराबर I R, ये होता है ओम का नियम, जहां V हमारा विभवांतर होता है, I हमारी धारा होती है तथा R हमारा प्रतिरोध होता है। अब पढ़ते हैं हम ओम के नियम में। अगर इसके बाद आता है हमारा प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें हमको 2 चीजें पढ़नी होती है। पहला श्रेणी क्रम, कि हम अगर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाएं तो क्या होता है, और दूसरा हमारा आता है समांतर क्रम। समांतर क्रम, तो प्रतिरोधों के 2 संयोजन हमको हाई स्कूल में पढ़ने हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। उसके बाद हम फिर अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे उसके आगे। तो श्रेणी क्रम और समांतर, अब इसका हम करेंगे सत्यापन श्रेणी क्रम का। तो देखिए श्रेणी क्रम पहले। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? ये हमारा एक चित्र है, इसमें हमने क्या किया? R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध लगाए हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है? विभवांतर हमारा अलग होता है, हर प्रतिरोध का विभवांतर अलग होता है। श्रेणी क्रम में विभवांतर भिन्न भिन्न होता है और धारा क्या होती है? समान होती है। श्रेणी क्रम में धारा, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा
कि श्रेणी क्रम में धारा जो होती है वो समान होती है, सभी प्रतिरोधों में समान जाएगी, और जो इसका विभवांतर होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो हमारा R1 R2 R3, तो हमने इसमें क्या किया, श्रेणी क्रम हमने जो प्रतिरोध लगाए हैं तो जो प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, या देख रहे हैं पहला प्रतिरोध है हमारा यहाँ से यहाँ लगा है, इसका जो दूसरा सिरा है अंतिम सिरा वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है यहाँ B पर। इसी तरह दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। अर्थात श्रेणी क्रम में क्या होता है, जितने भी प्रतिरोध होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं श्रेणी क्रम में, उनका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट रहता है। तो ये हमारा फिगर है, तो इनको हमने श्रेणी क्रम में संयोजन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं। अभी आपने ओम का नियम पढ़ा है, V बराबर I1 IR होता है। तो हम अगर पहले वाले प्रतिरोध के लिए निकालें, पहले वाले प्रतिरोध के लिए हम अगर विभवांतर निकालें तो हमारा हो जाएगा V1 बराबर IR1, पहला समीकरण। मतलब जो हमारा R1 प्रतिरोध है, हम पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर निकाला तो विभवांतर हमारा V1 बराबर IR1। दूसरे वाले का प्रतिरोध के लिए हम विभवांतर निकालें V2 बराबर IR2। इसी तरह हम तीसरे प्रतिरोध विभवांतर निकालेंगे, तीसरे प्रतिरोध के लिए I बराबर R3। ये हमारे तीन समीकरण प्राप्त हुए। मतलब हमने अगर पहले वाला जो प्रतिरोध लगाया था उसके लिए हमने विभवांतर निकाला तो वो हमारा निकला V1 बराबर IR1। दूसरे वाले प्रतिरोध के लिए विभवांतर V2 बराबर IR2। तीसरे वाले प्रतिरोध के लिए हमारा विभवांतर है V3 बराबर IR3। अब अगर हम इसका तुल्य विभवांतर निकाल लें, तुल्य विभवांतर क्या हो जाएगा, तुल्य विभवांतर अगर हम निकालेंगे तो V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा। ये हमारा चौथा समीकरण। अगर हम पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध विभवांतर निकालेंगे तो वो निकलेगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 से V1 V2 V3 की वैल्यू पुट कर देंगे, मान रख देंगे इनका। तो जब हम मान रखेंगे तो V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 लिखेंगे। यही हमने भी इसकी वैल्यू निकाली थी विभवांतर R1 R2 R3 के लिए, उसी का हमने यहाँ पर मान रख दिया। अब हमने V बराबर क्या पढ़ा होता है, हमने उनके नियम में पढ़ा है कि V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। तो हम अगर यहाँ पर V बराबर IR ओम के नियम से रखेंगे, IR इक्वल हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब श्रेणी क्रम में होता क्या, धारा हमारी सेम होती है, धारा हमारी समान होती है पूरे परिपथ में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से धारा हम कॉमन कर लेंगे तो IR इक्वल हो जाएगा, I हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, धारा हम बाहर ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। I हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो R इक्वल क्या निकल के आया, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है। तो श्रेणी क्रम में हमने काफी हद तक क्या सीखा कि श्रेणी क्रम में धारा जो होती है वो पूरे परिपथ में समान होती है, और जो विभवांतर होता है वो भिन्न भिन्न होता है। श्रेणी क्रम होता कैसे, श्रेणी क्रम में हम जितने भी प्रतिरोध जोड़ते हैं तो पहले प्रतिरोध का आखिरी सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है, ये हमारा श्रेणी क्रम होता है। श्रेणी क्रम ओम का नियम समझा दिया, श्रेणी क्रम हो गया दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम। तो बात करते हैं अब हम समांतर क्रम की। समांतर क्रम में क्या होता है, जो प्रतिरोध लगे होते हैं उनका पहला सिरा एक बिंदु से, या बिंदु देख रहे हैं A, और उनका जो दूसरा सिरा होता है वो दूसरे बिंदु B से जुड़ा होता है, वो हमारा समांतर क्रम बनता है। अब समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज हमारा सेम रहता है, जो समांतर क्रम होगा उसमें विभवांतर हमारा सेम रहेगा, देखो बराबर रहेगा, और जो धाराएं होती है वो भिन्न भिन्न होती है। मतलब अगर हम R1 की बात करेंगे तो उसके लिए धारा हमारी I1 होगी, और R2 की बात करेंगे तो धारा हमारा I2 होगी, R2 के लिए I2 होगी, लेकिन जो वोल्टेज होगा वो हमारा बराबर होता है, मतलब सेम होता है बराबर समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हम अगर R1 के लिए विभवांतर निकालें, धारा इसमें विभवांतर सेम होता है इसलिए हम धारा निकालेंगे। R1 के लिए अगर हम I1 निकालें तो हमारी क्या होगी, I1 बराबर V अपॉन R1। I1 अगर हम पहले प्रतिरोध के लिए अगर धारा निकालेंगे तो हमारी I1 बराबर V अपॉन R1। V इसलिए क्योंकि वोल्टेज बराबर रहता है, R1 के लिए पहले प्रतिरोध दूसरा प्रतिरोध जितने भी हम प्रतिरोध लगाएंगे समांतर क्रम में सब में वोल्टेज सेम होगा, बराबर होगा।
अब आप दूसरे प्रतिरोध के लिए धारा निकाला है I2 बराबर V अपॉन R2 तथा तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 बराबर V अपॉन I3। ये निकालते हम काहे से? सिर्फ ओम के नियम से। श्रेणी क्रम और जो समांतर क्रम होता है दोनों में ओम का नियम ही लागू होता है। ओम के नियम से ही हम दोनों का सत्यापन करते हैं। तो हमने निकाल लिया पहले प्रतिरोध के लिए धारा, दूसरे प्रतिरोध के लिए धारा तथा तीसरे प्रतिरोध के लिए धारा। अब इस पूरे परिपथ का हम तुल्य धारा निकालेंगे। तो तुल्य धारा हमारी क्या होगी? I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हमने धारा निकाल ली तीनों प्रतिरोध के लिए I1 I2 I3 तथा इस पूरे प्रतिपथ के तुल्य हमने धारा निकाल ली I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से यहाँ पर मान रख देंगे समीकरण 4 में। तो हमारे मान जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब हमने इससे पहले हमने ओम का नियम पढ़ा था V बराबर IR। जब हम V बराबर IR से अगर हम यहाँ पर धारा निकालेंगे तो I बराबर V अपॉन निकलेगी, I बराबर V अपॉन R। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर I का रख देंगे, I बराबर V अपॉन R। V अपॉन R बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब देखिए समांतर क्रम में क्या होता है? जो विभवांतर होता है वो सेम होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे? हम विभवांतर को कॉमन कर लेंगे, V अपॉन R इक्वल V। विभवांतर बाहर कर लेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे विभवांतर और विभवांतर ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये दोस्तों हमारा होता है समांतर क्रम का फॉर्मूला। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हमने भी निकाला था कि R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये होता है हमारा समांतर क्रम। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल 100% यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, जो कि 4 नंबर का भी आ सकता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप समझ में आएगा तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को हमारे E2S क्लासेस सब्सक्राइब कर देना। आपको हमारे चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा, अच्छे से अच्छी PDF मिल जाएगी, अच्छे से अच्छा समझाया जाएगा। आप जितने अच्छे पढ़ना चाहेंगे। धन्यवाद।